बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रहे होंगे। और मुश्किल वक्त में क्यों कह रहा हूँ? मुश्किल वक्त इसलिए कि इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है आपके सामने है। हमसे पहले जो जनरेशन थी, यानी हमारे वालिदैन और उनके वालिदैन, वो दूसरी जंग अजीम के बाद एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहाँ पर दुनिया की जो अक़वाम आलम है वो इस बात पर यकजा थी कि एक ही जो है ताकतवर नेशन है और एक ही ताकतवर यूनिपोलर थी उस वक्त। और इस वक्त जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ रहा है और बिगड़ने की वजह से जो है सूरत हाल हमारे सामने है, रस्साकशी चल रही है और हम देख रहे हैं कि ताकतवर जो है, जालिम जो है, वो मजलूम पर जो है मुसलसल जुल्म ढाए जा रहा है। और इसके लिए कुछ अफराद ऐसे हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं, गजा की तरफ इमदाद लेकर जाना चाहते हैं और उनमें ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला भी शामिल है। इसराइल ने उन पर भी धावा बोल दिया है। 20 इसराइली कश्तियों ने 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला को घेरे में ले लिया। कई कश्तियों पर पानी की तोपें चला दी हैं। गजा के कहत ज़दा अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले इस फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार हैं। और फ्लोटेला मुंतज़मीन के मुताबिक इसराइली फौजी एक जहाज़ में दाखिल हुए और जहाज़ पर सवार तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन, जिनका भी जिक्र किया, ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। वज़ारत ख़ारजा ने वीडियो भी जारी कर दी है और इसराइली हुकाम ने यह दावा किया है कि ग्रेटा थनबर्ग समेत तमाम कारकुन महफूज हैं। हुकाम के मुताबिक इसराइल पहुंचने के बाद तमाम गिरफ्तार कारकुनों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। और फ्लोटेला पर मौजूद अफराद के मुताबिक इसराइली फौज ने अल्मा और साइरस नामी कश्तियों को घेर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मूथ गजा फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है और तमाम कारकुनों को फौरी रिहा और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला तातुल तरसील का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़ेरे हिरासत कारकुनों का जुर्म यह था कि वो बेबस फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचनी चाहिए। इसराइल पर जो इसकी बर्बरियत है उसको फौरी तौर पर रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। और वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक तरफ हम अमन मुआहदे का जिक्र सुन रहे हैं और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इसराइल मुसलसल गजा पर हमले कर रहा है, मजीद फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है और यहाँ तक कि जो लोग उनकी मदद के लिए जाना चाहते हैं उनको भी यरगमाली बना लिया गया है। तो दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने हमला ना किया हो। एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, एक तरफ फैसले हो रहे हैं, अमन मंसूबे बन रहे हैं, हमास का इंतजार किया जा रहा है कि वो जवाब कब देंगे। लेकिन इसी दौरानिए में हर दिन हमें खबर मिलती है कि कभी 60, कभी 65 जो हमारे मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। हमास ने भी कुछ जो शके हैं उनमें कुछ ना कुछ तब्दीली के लिए कहा है कि वो शके जो है उनमें तब्दीली की जाए, कुछ ऑल्ट्रेशन की जाए, फिर वो ये मुआहदा जो है अमन मुआहदा इसको कबूल भी करेंगे। तो देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या बनती है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई इस वक्त तकलीफ़ में हैं, हम उनके लिए अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जी आगे बढ़ते हैं, ज़रा कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल की। और जो हुकूमती और इत्तेहादियों में इख्तलाफात अब सामने आ रहे हैं और बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिंध हुकूमत पर खासी तनकीद सामने आई और उन्होंने कहा कि पंजाब पर तनकीद करने वालों को वो नहीं छोड़ेंगी। खुद पर बात बर्दाश्त है, पंजाब पर नहीं। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, मेरा पानी मेरा पैसा, किसी को क्या तकलीफ। पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ हो जाती है। उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। हर चीज का इलाज BISP नहीं है। पंजाब में जहां सैलाब आए मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। तमाम सूबों के अवाम को अपना हक अपनी हुकूमत से मांगना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। अभी जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा। अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। और इस पर पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि आपकी ज़बान, आपके अल्फाज, आपका लहजा बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है।
आपके मुंह से निकले अल्फाज नून लीग का मौकिफ है। आप कहते हैं कि पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। आप खातून हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए, जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा। बिलावल साहब ने जवान साली की बावजूद बड़े तहम्मुल के साथ चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश की है। लफ्जी गोलाबारी जारी है। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीज फायर के लिए स्पीकर कौमी असम्बली मैदान में आ गए। उनकी सहूलतकारी से नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनमें मुलाकात हुई, जिसमें लफ्जी जंगबंदी पर इतफाक कर लिया गया है। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान पर एक बार फिर तनकीद के नश्तर चला दिए हैं और कहा है कि माइनस बानी मुहिम और पार्टी में तकसीम पैदा करने में अलीमा खान का बुनियादी किरदार है। अलीमा खान को पार्टी सरबराह बनाने की मुहिम चलाई जाए। ऐसे में तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब, सबसे पहले जरा गजा का जिक्र कर लेते हैं। जो सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है, एक जानिब हम अमन मुआहिदे का जिक्र सुन रहे हैं, पीस की बात हो रही है, दूसरी जानिब एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि फ़लस्तीनियों पर मजालिम ना ढाए गए हो इसराइल की जानिब से, उन्हें शहीद ना किया गया हो। और यहाँ तक बात नहीं रुकी, अब जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, ये जो स्मूथ फ्लोटेला है, अब उसको भी यरगमाल बना लिया गया है और उनको भी वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, इसराइल की तरफ से बर्बरियत, नस्ल कुशी, फ़लस्तीनियों की जो मजालिम की कोई इंतहा रही नहीं है। एम्बुलेंसों में हमला कर देना, जिन लोगों को रास्ता दिया स्टार्ट में कि आप हॉस्पिटल की तरफ चले जाएं, इलाका खाली कर दें, वो उसके ऊपर भी हमले करते रहे। तो आप इसराइल से सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी जो दोहा पे हमला हुआ और फिर कल वहाँ के जो क्राउन प्रिंस और वज़ीर आज़म है उन्होंने भी कहा कि सिर्फ माफी मांग लेना मसले का हल नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ऐसे में जब सदर ट्रंप और अमीर कतर दोनों मुश्तरका मेज़बानी करते हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे भी जब सदर ट्रंप ये कहते हैं कि मुझे आप लोगों से ये जमानत चाहिए कि जो आप तय करेंगे उस पर अमल करेंगे, तो इन सब ने ये कहा कि हमें फिर आपसे इसराइल की जमानत चाहिए कि जो आप कहेंगे वो उस पर अमल करेगा। और जब इस मीटिंग के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की मीटिंग होती है सदर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, और फिर एक 20 नुकाती पॉइंट सामने आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको ओके करते हैं, लेकिन नेतन्याहू के साथ बैठ के एक तरफा तौर पे जब इसहाक डार ने भी वजाहत कर दी कि हमने जो पॉइंट साइन किए थे उसको तब्दील कर दिया गया है, तो मुआहदे तो फिर इसराइल की मर्जी के मुताबिक होने जा रहा है। तो फिर अभी तो क्वेश्चन है कि वो अगर कोई पीस एग्रीमेंट बनना है तो वो नहीं बन सकता। और इसराइल जिस तरह की कुव्वत है और वो ज़ाहिर अमरीकी आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और उसके पीछे इस सब के साथ नेतन्याहू मौजूद हैं, जहां इसराइलियों को भी वो छोड़ के कि आम इसराइली ये नहीं चाह रहा, जब जो वहां पे फ्रस्ट्रेशन आई हुई है, खासतौर पे ईरान ने जितना बड़ा अटैक किया उसके बाद वहां पे उनका भी एतमाद मुतज़लज़ल हुआ। लेकिन नेतन्याहू जैसे मोदी है बुचर ऑफ गुजरात, मुसलमानों को कत्ल करके खुश होता है, इसी तरह नेतन्याहू है जो बर्बरियत पे बिल्कुल भी नहीं शर्माता, और उसको मगरिब की तरफ से जो हुकूमतें हैं उनकी सपोर्ट रहती है। और हमने मगरिब की सपोर्ट तो है, लेकिन हमने देखा कि तमाम मुस्लिम ममालिक ने बाइकआउट किया था, और UNGA जिसमें आपने भी शिरकत की, आपने भी देखा कि किस तरह से रद्द-ए-अमल दिया गया है। आपको कितना लगता है कि मौसर है ये रद्द-ए-अमल, क्योंकि इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन तो है मशरक़ वस्ता में, और कतर भी इसको जो है फील कर सकता है, भांप रहा है कि ऐसी सूरत हाल दोबारा भी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से अब मुआहदे किए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि ये तमाम सूरत हाल क्या मगरिब की तरफ जा रही है, या फिर जो है इस वक्त जो राइजिंग एशिया जहां पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान उभर कर सामने आ रहा है, वहां आ रही है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। हम एक तरफ खुश हैं कि पाकिस्तान का बड़ा किरदार नुमाया हो रहा है, यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंग जीती है इंडिया से, 8 गुना बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त से दो चार किया है, तो वो बनती है। लेकिन असल इशू ये है कि जो अरब ममालिक हैं जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के इक्विपमेंट लेते हैं अमेरिका से, और वहां पे एक ढेर लगाया हुआ है और वो जीरो हो गए हैं।
इसराइल की मौजूदगी में। अब कल ये एतमाद साजी के चक्कर थे ना, जो पहले मीटिंग हुई और फिर कल अमेरिका ने कहा कि कतर पे हमला, अमेरिका पे हमला तस्वुर होगा। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट हुआ वो बुनियादी तौर पे एक रोकने की भी कोशिश है कि दीगर ममालिक उस पैक्ट में ना आए जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ है। दूसरी तरफ हम कोई किसी से लड़ने तो नहीं जा रहे हैं ना, पाकिस्तान ने कोई ये तो नहीं कहा कि हम अमेरिका से लड़ने जा रहे हैं। इसराइल के खिलाफ सब हैं कि उसको रोका जाए उसकी साजिशों से, उसकी जुल्म और बर्बरियत से जो नस्ल कुशी वो फलस्तीनियों की कर रहा है। तो ये बड़ा जरूरी है कि ऐसे मौके पे सदर ट्रंप को सोचना चाहिए कि कब तक वो सिर्फ एक इसराइल की इक्तिसादी जो कुव्वत है उसकी वजह से जो सेहूनी कुव्वतें हैं उनके नीचे लगे रहेंगे और अमेरिका का नाम भी डबोएंगे। तो अब बहरहाल उन्होंने बेशर्मी की हद तक जाते हैं और वीटो कर देते हैं जब भी कोई करारदाद ऐसी आती है कि इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए सलामती कौंसिल में, और यही जो उसको एक जुल्म बर्बरियत का लाइसेंस दे देता है। तो आमिर साहब, ये जो अब दस्तखत हुए हैं इस पर कितना अमल दरामद कर सकता है? जो कतर और जो डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए हैं दिफाई मुआहदे पे, तो कितना अमल दरामद कर सकता है? क्योंकि उसमें जवाबी फौजी कार्रवाई भी शामिल है। क्या जवाबी फौजी कार्रवाई इसराइल के खिलाफ कर सकता है? देखें, ये एक डिटरेंस तो है ना दिफाई उसमें हिकमत अमली में, लेकिन अमली मुजाहरा अल्लाह ना करे कि वहां पे कोई दोहा पे कतर में कहीं हमला हो और फिर ये सिचुएशन का पता चलेगा। लेकिन ये अमरीकी जो अड्डे बने हुए हैं कतर में, सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी वहीं पे है, जहाज वहीं पे है। वो कहते हैं कतर ने खरीदे इतने हुए हैं जंगी जहाज पूरी मगरबी दुनिया से, अमेरिका समेत, कि वहां जहाज खड़े करने की जगह नहीं है। लेकिन वो चंद मिसाइल उनको पता ना लगा और यही अमीर कतर के लिए हजीमत का बाइस भी बना था। और ये सारी चीजें मजबूर करती थी सदर ट्रंप को कि वो इस किस्म की एक काविश करें कि वहां पे मंसूबा तो उनका अपना है कि गजा की पट्टी को कमर्शियल लाइन में इस्तेमाल किया जाए, और उसमें उनका नाम भी आ रहा है फोर्सेस मुसलमानों की हों, और फिर आखिर में एंड पे आ गया कि जी उर्दन और मिस्र की फौजें हों जो बस जो इसराइल के बॉर्डर पे हैं, फलस्तीन के ऊपर हैं, लेकिन एक महाजिर को नहीं जाने देते, एक दाना जो है खाने का नहीं पहुंचाते वो लोग अपने तौर पे मुसलमान मुल्क होने के बावजूद। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो अमन मुआहिदे का जिक्र बार बार हम भी कर रहे हैं और ये हो भी रहा है, आपको ऊंट किसी करवट बैठता नजर आ रहा है? क्योंकि हमास ने अब मंसूबे में तरमीम का मुतालबा भी कर दिया है और अमरीकी सदर बार बार 3 से 4 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं हमास को कि इस पर दस्तखत किए जाएं इस अमन मुआहिदे पर, और ताकि आगे की सूरत हाल बेहतर हो और जंगबंदी हो सके। आपको लगता है कि कहीं किस करवट बैठेगा ये ऊंट? मुश्किल सिचुएशन में है। जाहिर है हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी करार दिया गया है। दूसरी तरफ हमास ने जो 2 साल पहले हमले किए उसके नतीजे में 65,000 फलस्तीनी शहीद हुए, गजा पे बमबारी की गई और मुसलसल की जा रही है। अब आप और हम बैठे बात कर रहे हैं, तो बुनियादी जिम्मेदारी क्या वो फ्रीडम फाइटर्स थे हमास के जिन्होंने काम किया और फिर अगला कोई उनका लाए अमल मौजूद नहीं था? क्या आपने तंग कर दिया इसराइल को? बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में गजा को तो नेस्तो नाबूद कर दिया। वहां से बिल्डिंगें ही फारिग हो गई, इंसानियत वहां से खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है इसराइल की तरफ से। तो एक कोशिश के तौर पे पाकिस्तान भी शामिल हुआ, उसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ, उसमें दीगर ममालिक हुए। अब ये देखना होगा क्योंकि गारंटी सदर ट्रंप से मांगी गई थी। जब तरमीम उन्होंने एक तरफा तौर पर कर दी गई है, क्या ये 6-7 ममालिक खड़े होंगे इस बात पे, जैसे इसहाक डार ने कहा है कि नहीं, हमने जो मुआहिदा और पॉइंट बनाए थे अमेरिका के साथ मिलकर उसके ऊपर हमारा इत्तेफाक राय था, जो अकेले बगैर मशवरे के इसराइल से तरमीम कर दी गई है उसके हम पाबंद नहीं है। तो फिर अभी तो मसला बीच में ही रहेगा। फौरी तौर पे हालांकि कोशिश यही थी कि अमन हो, लेकिन इस मसले का क्या हल निकलता और अमन होता है कि नहीं? आमिर साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल का जरा जिक्र कर लेते हैं। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए हैं, बल्कि खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं, जिस तरीके से लफ्जी गोलाबारी की जा रही है दोनों जानिब से, उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? इसमें मामला सिर्फ सैलाब मुतासरीन की मदद वाला ही है या पीछे कुछ और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ने एक मुआहिदा किया और उसकी इस्टेब्लिशमेंट ही गारंटर है कि सदर जरदारी बन गए, चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब बन गए और इनको बलूचिस्तान में हुकूमत दे दी गई। आधी हुकूमत में शामिल होगी PMLN और इसके तादी। लेकिन एक मुसलसल प्रेशर पीपल्स पार्टी के अंदर पंजाब से खास तौर पर मौजूद था कि एक तो वफाकी वजारतें नहीं ली गई, दूसरे पंजाब में हमें शेयर चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज ने बहुत शुरू से अपने तमाम अजला में एक पॉलिसी रखी है कि इंतजामिया किसी MNA MPA की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी।
बल्कि वो आम आदमी के लिए काम करेगी और ताउन जरूर करेगी जो हुकूमती MNAs हैं, चाहे वो PMLN के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। इस पर कई दफा गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक मीटिंग में आपको याद है बहुत अरसा पहले सलीम हैदर साहब बमबारी करते थे, लफ्जी गोलाबारी चल रही होती थी, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पंजाब हाउस मरी दे दें। तो मरियम नवाज ने कहा भाई आप ऐसे ही बता देते, ले लें, वो अब उनके कंट्रोल में है। मतलब पीछे ख्वाहिशात थी कि कुछ अजला में जहां से पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इंतजामिया हमारी हो वो ना हो सकी, ये पक रही थी अंदर ही अंदर। उधर से जो मरियम नवाज ने पहले 3 हफ्ते में हल्फ लेने से पहले कि जीत हो चुकी थी, उन्होंने जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट कर दिया। पंजाब में जितने मंसूबे वो रोजाना की बुनियाद पे गिनवा रही हैं, अमल दरामद कर रही हैं, ये दूसरे सूबों में नापैदा है। मैं यहाँ मॉर्निंग शो में भी, एक्सपर्ट में भी ये बार बार कहता रहा कि एक नादिर मौका है सूबों के पास आपस में मुकाबले का, जिससे आम आदमी की जिंदगी आसान होगी। कि पीपल्स पार्टी सिंध में करे और KP में PTI करे और पंजाब में PMLN करे, तो सेहतमंद मुकाबले में लोगों का फायदा होना चाहिए। अच्छा, अब इसका उलट नजर आया बजाहिर कि सिंध में काम करने की बजाय पंजाब पे तनकीद होती रही, जो मरियम नवाज ने गिनवाई। आप उनके लहजे पे बिल्कुल बड़ी अच्छी तरीके से गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू का फन कमरजमान कायरा जानते हैं। उन्होंने ठीक कहा कि लहजे पे गौर करें। थोड़ी सी मेरा ख्याल है मरियम नवाज को भी सोचना चाहिए कि उस लहजे को कंट्रोल करते हुए अपने सूबे के अंदर जो अपनी वो खिदमात सर अंजाम दे रही है बतौर वज़ीर आला, वो जरूर गिनवाए। मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छे मंसूबे हैं। उनकी टीम ने जो सैलाब में अंत तक काम किया, मरियम औरंगजेब हों, शोएब भरत हों, सलमान रफीक हों, आप ये देख लें, राना सिकंदर हयात हों, जहां वो सूबे में एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, वहीं पे वो बैठे हुए सैलाब में आपको और हमें पूरे नजर आए। और सिर्फ ये ऐसे नहीं है, मैंने सलमान रफीक साहब का नाम इसीलिए लिया कि ये ऐसे नहीं था कि ये सिर्फ अखबारात के लिए या TV के लिए कोई फोटो आप थे, अमली तौर पे काम किया और इमदाद के लिए। अब जब वो एग्जीक्यूशन पे जा रही हैं कि रिहेबिलिटेशन कैसे होना है, तो तनकीद हो रही है। और कुछ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों का प्रोग्राम नहीं है, ये मरकज का प्रोग्राम है, जो 2 साल से तजवीज भी आ रही है कि जी सूबों को दे दें या सूबे अपना इसमें हिस्सा डालें। कि विफाक जो अपने सारे वसाइल NFC अवार्ड के तहत पहले ही सूबों को दे चुका हुआ है, इसके बावजूद ये प्रोग्राम चला रहा है। तो ना तो जिद होनी चाहिए, ना बहस होनी चाहिए। अगर सूबा अपनी मर्जी से कर रहा है पंजाब, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सिंध में कीजिए काम। आप भी बसें ला रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए। अब पंजाब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। मरियम नवाज जो कह रही हैं कि हम जानवर के भी पैसे देंगे, मकानात के भी पैसे देंगे, तो ये तो सूबे का राइट है ना कि वो कैसे, या तो वो ये जिस तरह उन्होंने कहा कि मैंने मरकज से अभी पैसे नहीं लिए कोई भी, फिर आप कह सकते हैं कि पैसे भी मरकज के हों और आप मर्जी भी अपनी कर रही हो, वो और बात है। हालांकि उसमें भी अरेंजमेंट मरकज और सूबे का होना है। जैसे सिंध के अंदर और KP के अंदर आप जो मर्जी करें, चीफ मिनिस्टर अपनी सवाबदीद के तहत करते हैं। बहरहाल तलखी कम होनी चाहिए, स्पीकर ने कल अपना किरदार अदा किया, राना सनाउल्लाह ने भी बात की है। बिल्कुल, राना सनाउल्लाह ने भी बात की है और जो है हमें कमरजमान कायरा साहब भी बात करते हुए दिखाई दिए हैं। ये बताइएगा आमिर साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है? अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो हमारे सामने ही हैं और अब अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, टेक ओवर की बातें कर रहे हैं, अलीमा खान की बात कर रहे हैं कि उनकी मौजूदगी की वजह से जो पार्टी में तकसीम पैदा हुई है। इसको कैसे देखते हैं? ये ना, जब लीडर परेशान हो, कैद में हो और वो फैसले ना तो अपनी किसी टीम को आज़ादी से देने के लिए इजाज़त दे रहा और वो चाहता हो कि फैसले भी मैं खुद करूं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बंद थे, तो उन्होंने फिर एक वक्त में ख्वाजा आसिफ को कह दिया था कि पार्लिमानी लीडर के तौर पर वो जो चाहे फैसले करें और हम उसे कबूल करेंगे। ये जो यहाँ पे आती है ना कि जी इंतजामिया नहीं मिलने दे रही, एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलने दे रही इमरान खान को और हमें फैसले करने हैं, उससे एक तो पार्टी के अंदर फ्रस्ट्रेशन हुई। 26 नवंबर को जो बुशरा बेगम अपने लीड करके डी चौक पे पहुंची थी, वो भी पार्टी के अंदर एक इक़्तिदार की जंग का नतीजा था। मैं नवंबर में इसलिए ले गया तकरीबन 10 महीने पीछे कि ये रस्साकशी है। अलीमा खान साहिबा अपनी जगह अपने भाई के लिए जाती हैं, दोनों बहनें, उन तीनों बहनें पहुंचती हैं, ये उनका राइट है। और फिर लोग समझते हैं कि जैसे हमारे यहाँ तो एक विरासती सियासत चलती है, इस पूरे बड़े शरीर में चलती है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल इमरान खान के दावे थे कि विरासत में नहीं मैं जाऊंगा, सियासत मेरी अपनी होगी, लेकिन वो पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं खड़ा कर सके कि एक कोई खुद मुख्तार बोर्ड बना दे। अभी देखें इंतजार पंजोथा की इतनी मार पिटाई के बाद कल उनको फोकल पर्सन से हटा दिया गया और खदशात ये हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन आ रहे हैं तो कहीं उनको जो लायर्स फोरम है तहरीक इंसाफ का, उसकी सरबराही से ना हटा दें कि हमें बड़ा नुकसान होगा। अब वहां पे अली जफर और हामिद खान दोबारा आ गए हैं। ये PTI के अंदर
वो क्लबिंग पे लड़ाई है, सियासत में लड़ाई है। अली अमीन जो बात कर रहे हैं उन्होंने तो बराह रास्त इल्जामात लगाए। अब ये फैसला इमरान खान को करना है। सिर्फ ये कह देने से कि आपस में बात ना करें मसला हल नहीं होता। उन्हें अपने लोगों को इख्तियार देना होगा, दुरुस्त करना पड़ेगा पहले उन्हें। बहुत शुक्रिया आमिर लियास राना साहब हमारे साथ मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी हम बात कर रहे थे, बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल चल रही है उस पर भी हमने बात की। भी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आपको पता है कि क्रिकेट के बाद अब बॉक्सिंग रिंग में भी 6-0 का चर्चा हो रहा है और बात कुछ यूं है कि बैंकॉक में होने वाली यूबीओ यूथ वर्ल्ड प्लेटिनम वेट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारतीय हरीफ बंटी सिंह को शिकस्त देकर यूबीओ वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला हमें देखने में आया और ताहम समीर खान ने अपने शानदार पंचेस और महारत के बलबूते पर वाज़े तौर पर बरतरी हासिल की। 52 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबले में पाकिस्तानी नौजवान खेल के आगाज से ही भारतीय खिलाड़ी पर हावी रहा और पै दर पै हमले करके उसे चित कर दिया। स्टेज पर जब दोनों आमने सामने आए तो समीर खान ने भारतीय खिलाड़ी को हाथ के इशारे से जहाज उड़ने का इशारा भी किया, जिसको देखकर भारतीय खिलाड़ी आपस से बाहर हो गया और समीर खान को धक्का दे दिया। उनके जेट सेलिब्रेशन अंदाज ने भारतीय बॉक्सर का एतमाद मजीद मुतजलजल कर दिया और पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान की भारतीय हरीफ को पाक भारत जंग के दौरान गिरने वाले तैयारों की तादाद का इशारा करके जो ट्रोलिंग है वो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई है। वो वीडियो मैंने देखी और महसूस भी और हमने उसे शेयर भी किया क्योंकि हमें फख्र महसूस हो रहा था। मजीद समीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बिल्कुल समीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि आगाज में ही आपने भारतीय बॉक्सर को जो इशारा कर दिया था, क्या ये कोई ट्रिक था? नहीं, ऐसी कोई ट्रिक नहीं थी। ये तो आप सबको पता है रियल ही है इंडिया के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। तो जैसे मेरे सामने इंडियन अपोनेंट आया तो मैंने उसको याद दिलाया कि रिमेंबर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। याद तो है। जबरदस्त। तो इसका उस पे असर वैसे बड़ा बुरा पड़ा। आपने उसको आगाज में ही याद करा दिया कि उसको कि मैं पाकिस्तान से हूं और 6-0। तो उसके फिर बाद में हमने देख ही लिया कि मैच में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अच्छा, ड्यूरिंग मैच समीर क्या चल रहा था आपके दिमाग में? कोई प्रेशर था या आप ऑलरेडी आपको पता था कि भाई मैंने इसको हरा ही देना चाहे जो कुछ भी हो जाए? नहीं, प्रेशर तो मुझ पर कुछ भी नहीं था। मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन था कि हमेशा तो हम इंडिया से जीतते हैं बॉक्सिंग के अंदर और मैदान के अंदर भी, जंग के अंदर। तो मैं फुल फोकस था और मुझे पूरा यकीन था कि मैं फाइट जीतूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत के भी आया। जीत कर भी आए हैं। समीर, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने इशारा किया तो एक प्रेशर तो भारतीय बॉक्सर पर जो है वो हमें नजर आया, दूसरा एक प्रेशर आपके अपने जहन में भी बन जाता है कि अब तो मैंने इशारा कर दिया है, अब तो मैं जीत कर ही रहूंगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा था फाइट के दौरान? फाइट के दौरान पे मैं बिल्कुल पूरे माद था कि मैंने उसको इशारा किया तो वो रियल में ही था। तो इंशाल्लाह मैं भी समीर खान बॉक्सिंग रिंग के अंदर जिस तरह मैं कॉन्फिडेंस से था और मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइट विन भी कर गया। ज़बरदस्त। अच्छा समीर, ये जो ट्रोलिंग चल रही है, ये जो 6-0 वाली और वो जेट सेलिब्रेशन वाली, वो बड़ी वायरल हो गई आपकी सोशल मीडिया पर, आपने भी उसे उसी तरह से एंजॉय किया? जी बिल्कुल, मैं तो उसको काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए और ख़ुद के लिए भी, कि एक हमारे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि हमने इंडिया के राफेल गिराए और मुझे भी बहुत फ़ख्र होता है कि मैंने बॉक्सिंग रिंग में इंडिया को हराया। राइट। तो वैसे अच्छी बात यह है कि एक जगह हमने 6-0 का इशारा किया, मैच हार गए, दूसरी जगह हम 6-0 जो इशारा करके मैच जीते भी हैं। तो वेरी वेल डन समीर, आपने अपने भारतीय हरीफ को हराया। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि जब आप बॉक्सिंग रिंग में उतरते हैं तो रिंग में उतरने के बाद बॉक्सर के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना किस चीज़ पे ज़रूरी होता है? अपनी स्ट्रेंथ्स पे या अपनी वीकनेसेस पे भी एक साथ, ताकि आप जो हरीफ की मुक्केबाजी है उससे बच सकें? जी बिल्कुल। बॉक्सिंग रिंग में जब जाने से पहले हमारे कोच जो हैं शायर भाई, वो मेरे साथ थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था फ़ाइट से पहले कि हमने ये फ़ाइट विन करनी है पाकिस्तान के लिए और ये टाइटल पाकिस्तान के नाम करना है और ये पहला टाइटल है जो हम पाकिस्तान लेकर आएंगे। इससे पहले पाकिस्तानी बॉक्सर्स गए थे इस टाइटल को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट इंडिया, लेकिन वो हार गए थे। तो उन्होंने मुझे फ़ाइट से पहले काफ़ी मोटिवेट किया और मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे फिर मोटिवेट के ज़रिए अपने एक्सपीरियंस दिखाई
और मैं वहाँ पे विन कर गया इंडिया से। बिल्कुल। अच्छा समीर, हमने शहीर को भी देखा आपके साथ, वो आपके कोच हैं या वो आपके साथ थे, उनके हवाले से ज़रा बताएं। मेरे कोच खावरदीन अफरीदी हैं, जो खावरदीन अफरीदी हैं मेरे कोच हैं, उनके बेटे हैं शाहिर अफरीदी, और ये सिंध पुलिस RRF को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये खुद एक चैंपियन हैं, 16 फाइट इनके विनर। इन्होंने भी अगेंस्ट इंडिया को 2 बार डिफेंड किया है और हराया है। बिल्कुल, और एक्सप्रेसो में वो हमारे साथ रहे हैं अपनी उस जीत के बाद से ही। अच्छा अब मुझे ये बताएं समीर कि ये डेफिनेटली अपना वेट मेंटेन करना, अपनी जिम साथ रखना और उसके साथ साथ अपनी ट्रेनिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, तो टाइम मैनेज कैसे करते हैं पूरे दिन में, कितनी देर देते हैं अपनी ट्रेनिंग को और अपनी जिम को? जी, मैं इस फाइट के लिए ट्रेनिंग 3 टाइम कर रहा था, और मेरा वेट भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, 60 kg वेट था, और मुझे 52 और 53 पॉइंट कुछ वेट के अंदर अपना वेट लेके आना था। तो मैं 3 टाइम इसके लिए ट्रेनिंग कर रहा था, और सुबह, दोपहर और रात में। मैं अपने कोच खावर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस फाइट के लिए तैयार किया और मुझे बिल्कुल रेडी किया, और मैंने अपना वेट भी लूज़ किया। वेट सबसे मेन चीज़ होती है हमारी बॉक्सिंग में, वेट कम करना। तो मेरी पहली लड़ाई जो थी वो मेरे वेट के साथ थी, तो मैंने अपना 8 kg वेट इस फाइट के लिए वेट कम किया था। वेट कम, तो उसके बाद आप बैंकॉक में कितनी देर रहे हैं? वहाँ पर तो वेट ऑटोमेटिकली भी कम हो जाता है, क्योंकि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आपको कम ही हलाल दिखाई देती हैं। जी, जब मैं मेरी 25 सितंबर को यहाँ से फ़्लाइट थी रात की, तो मैं शाम 4 बजे से ही कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे पता था मैं जैसे ही वहाँ लैंड करूँगा और मेरा सुबह फिर वेट है। तो मैं फ़्लाइट के टाइम पे भी मैंने ना पानी पिया, ना कुछ, और ना कुछ खाया। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद, वहाँ पे हमारी फ़्लाइट तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की थी, और फिर हम वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद फिर वहाँ पर और मज़ीद लेट हो गया था इवेंट ना। अच्छा। तो 8-9 घंटे और हो गए थे। तो उस टाइम तक भी मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि अगर मैं कुछ खाता तो मेरा वेट आउट हो जाता और इंडियन अपोनेंट को वैसे ही चांस मिल जाता मुझे बाहर करने का। तो मैंने कुछ नहीं खाया और अपने वेट बिल्कुल मेंटेन रखा, और फिर मैंने वेट दिया, तो फिर हमारा फेस ऑफ हुआ था। समीर, बड़ा स्टेमिना है आपका, इतनी देर तक आपने कुछ नहीं खाया और उसके बाद फिर आपने वेट करना था, फाइट भी की। अच्छा समीर, ये बताएं कि अगली कौन सी चैंपियनशिप है जिस पर आपकी नज़र है, क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके, किस चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं? इंशाल्लाह आगे मैंने WB एशिया के लिए खेलना है, जो पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नहीं खेला है, और ये एशिया के बॉक्सर्स के अंदर टूर्नामेंट्स होगा। तो मेरा पूरा इरादा है कि मैं वहाँ पे खेलूँ, और एक मेरा ख्वाब भी है, मैं वर्ल्ड के 5 बॉक्सर्स के अंदर अपनी जगह बनाऊँ और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीतूं, जो आज तक किसी पाकिस्तानी ने विन नहीं किया है। इंशाल्लाह। समीर, वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपने जो प्लान किया है उसको पूरा करें और पाक के लिए एजाज़ लेकर आएँ। हमसे समीर बात कर रहे थे, भारतीय बॉक्सर को चित करने वाले, 6-0 का इशारा करने वाले। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक। तो अब क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात होगी, जिसमें शानदार मुकाबले जारी हैं और कौमी वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप में जलवा दिखाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान अपना पहला मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। मैच मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा और पाकिस्तानी टीम मुआहदे के तहत अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगी। रिवायती हरीफ इतवार 5 अक्टूबर को कोलंबो में टकराएंगे और हालिया एशिया मेंस कप के तनाज़े के बाद अब शायकीन क्रिकेट वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इस हवाले से शकूक व शुबहात का शिकार नजर आ रहे हैं। ताहम टूर्नामेंट में हैंडशेक होगा कि नहीं, इस हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सरकारी सतह पर बयान जारी कर दिया गया है। BCCI के जो सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना है कि ICC विमेंस वर्ल्ड कप अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक खेला जाएगा। पाक भारत मुकाबला भी होगा और इसमें MCC में दर्ज कवायद जो हैं उनको फॉलो किया जाएगा। और फिर हम क्रिकेटर साइम अयूब के हवाले से भी जो अपडेट तो ये है कि जनाब कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एशिया कप में बदतरीन नाकामी के बावजूद जो साइम अयूब हैं, किस्मत उन पर मेहरबान दिखाई दे रही है। बैटिंग फॉर्म खोने के बावजूद पाकिस्तानी बैटर ICC की नई रैंकिंग में T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं और ICC की जारी करदा T20 की नई रैंकिंग के मुताबिक साइम एशिया कप में अच्छी बॉलिंग पर 4 दर्जे बेहतरी के बाद पहले नंबर पर आ गए हैं और हार्दिक पांड्या T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में दूसरे नंबर पर चले गए हैं। तो ये मैजिक है। अब आप अगला मैच सरप्राइज है। शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो आपको बैटिंग लाइनअप में ऊपर दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। मैं अमूमी तौर पे कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के हवाले से जब भी कोई तकाबली जायज़ा लेने का मुझे कोई कहता है कि सियाहत के हवाले से किस में ज़्यादा पोटेंशियल है, तो हमेशा से मेरा एक मौक़िफ़ रहा है और वो
उससे आप बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, और ये मेरा बिल्कुल एक पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि शायद इनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। और उसकी वजह ये है कि अगर स्केल इस तरह का हो कि जीबी जो है वो रगिड ब्यूटी की वजह से पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता था, या इस वजह से खींचता है क्योंकि वहाँ पे विल्डरनेस है, आइसोलेशन है, जो हम दासू को क्रॉस करते थे तो ऐसे लगता था जैसे हम कहीं मार्स पे आ गए, जबकि दूसरी तरफ अगर इन्हीं चीज़ों को, रगिड ब्यूटी को और आइसोलेशन को और एक ऐसा पैमाने को अगर अपने जहन में लाएँ कि जब खुदा ने दुनिया बनाई थी तो वो कैसी थी, तो वो बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान जो है वो मैं पूरी दुनिया में, मेरा जितना होटल का तजर्बा है, जितना मेरा टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ इंटरेक्शन रहा है, तो मुझे लगता है जैसे एक स्पिरिचुअल सोल जो होती है, जो ऐसी जो रूहें होती हैं, उनके लिए बलूचिस्तान से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में बलूचिस्तान इस हवाले से बहुत एक्सेप्शनल है। और बलूचिस्तान के हवाले से एक एक्सेप्शनल किताब लिखी अजीज़ अहमद जमाली साहब ने और ताहिर खान कियानी साहब ने। और अजीज़ अहमद जमाली साहब का जो तारुफ है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इतनी जहतें हैं। पूरी गिलगित बल्तिस्तान समेत बलूचिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जो जहाँ पे वो पैदल ना गए हों और उसको एक्सप्लोर ना किया हो। और फिर दानिश की कई और जहतें हैं, बहुत सारे हैं। अजीज़ अहमद जमाली साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सर। जमाली साहब, तारुफ तो अधूरा ही रहा, उसकी वजह है कि आपका तारुफ कंप्लीट हो नहीं सकता, मुकम्मल हो भी नहीं सकता। ये किताब जो है ये बलूचिस्तान की अब तक की सबसे खूबसूरत किताब, जितनी किताबें मैंने देखी। इसका थोड़ी सी मुझे बताइएगा पस मंज़र। ये आपका ज़ौक़ नज़र है, हमारी तो ये पहली काविश है। बहुत खूबसूरत। तो पस मंज़र ऐसा ही था। मेरे तकरीबन 9 साल पोस्टिंग के बलूचिस्तान में गुजरे। ठीक है। क्योंकि मैं CSP ऑफिसर हूँ, सारे पाकिस्तान में पोस्टिंग रही है, लेकिन अपना इलाका है तो उसको फिर मैंने पैरों से भी छुआ और एक्सपीरियंस किया, फील किया। और जैसे आप अभी कह रहे थे, विल्डरनेस की और बैरन ब्यूटी की अगर कोई शक्ल और सबसे अच्छी या यूनिक या सबसे बड़ी शक्ल, वो बलूचिस्तान है। जीबी को आप कंपेयर कर रहे थे, बलूचिस्तान इज़ 5 टाइम्स बिगर देन जीबी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ के पहाड़ शायद इतने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन वहाँ का वीराना बहुत फैला हुआ है, वसी है। समंदर भी हैं उसमें, सब्ज़ा भी है उसमें, सहरा भी हैं उसमें, मैदानी इलाके भी हैं। ये जो चारों इकोलॉजिकल जोन्स का एक जगह पाया जाना है, ये बलूचिस्तान को बहुत मुमताज़ शक्ल और हैसियत देता है। तो जो स्पिरिचुअल सोल की जो मैंने बात की है, मतलब इस तरह की होती है ना, आपने देखा ही होगा क्योंकि आप हर वक्त फिरते रहते हैं, तो बहुत सारे बैकपैकर्स और इस तरह के लोग आपको मिलते हैं। ये लोगों को अगर आप ज़हन में लाएं और अपने खूबसूरत बलूचिस्तान को ज़हन में लाएं, तो मुझे लगता है जैसे अगर हर चीज़ें बाकी तमाम ऐसे दुरुस्त होती, और ऊपर से मैं जहाज़ भी सफ़र कर रहा होता, तो मैंने देखा कि बलूचिस्तान की कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इस तरह के बैकपैकर्स और उन्होंने उस वीरानों में कैंपिंग ना कर रहे हों। ये तो आपने तकरीबन मेरे भी दिल की बात पर जो ना वो इशारा किया है। असल में उसका सबसे बड़ा पोटेंशियल है ही टूरिज़्म, और सही टूरिज़्म फॉर विल्डरनेस जिसको नहीं कहते, विल्डरनेस की सही शक्लें आपको वहाँ मिलती हैं। आप देखें कि तकरीबन 4000 किलोमीटर सिर्फ हाईवे लेंथ है। अब अगर इसमें आप साइड रोड्स उसकी शामिल कर लें तो शायद इससे डबल या ट्रिपल होगी। तो एक सूबे में अगर आपको 10 से 15,000 किलोमीटर के सिर्फ जीप ट्रैक्स मिल जाएं और पैदल ट्रैक्स उसके अलावा हैं, तो उसकी कोई अंत ही नहीं है। तो मैं उसको भरा पूरा देखना चाहूँगा। कुछ हालात ऐसे हैं कि हम लोगों को वेलकम नहीं कर पाते, लेकिन अपने पैरों पे जहाँ जा सकते थे गए, और इस किताब के ज़रिए जहाँ दिखा सकते थे वो भी कोशिश की है। कराकोरम हाईवे और जो कोस्टल हाईवे है, जब मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोस्टल हाईवे देखी, मैं साइकिलिंग के हवाले से और मोटरसाइकिल के हवाले से और इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था। फिर हवा ने जो कुछ वहाँ पे कर रखा है, हवा ने अपनी जो फनकारियाँ कर रखी हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत, यूनिक लैंडस्केप है हिंगोल का, स्पेशली मैं कहूँगा। और आपका कंपैरिजन भी एक हद तक मुनासिब ऐसे ही है कि तकरीबन लेंथ ऑफ दोनों हाईवेज इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन जाहिर बात है कि जीबी में आपको समंदर देखने को नहीं मिलता, जीबी में आपको शायद मिट्टी के पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो उस सेंस में यूनिकनेस ही इसको मुमताज़ करती है। वहाँ 2-3 दरिया तो आपको सिर्फ ग्वादर तक पहुँचते पहुँचते दिखते हैं। वो आधे खुश्क आधे तर होंगे क्योंकि वो एरिड सा जोन है, लेकिन वाइल्ड लाइफ आपको वहाँ और यूनिक मिलेगी। मड वॉल्केनोस उसमें एक नई जहत ऐड करते हैं। वर्जिन बीचेस 700 किलोमीटर आपको जहाँ दिल करे रुकें और सड़क से ज़रा 1-2 किलोमीटर चले जाएँ तो आपको कोई ना कोई नई जहत वहाँ पे नज़र आएगी। जिसका मैंने देखा कोयटा, हुशाब, तुर्बत, ये जो मतलब मैं उसकी एक एक जगह पे उन खजूरों के जुर्मट, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे ठहरे हुए दरियाओं में पानी, उनकी जो नीलाहट है, या मतलब मैं कहता था कि ये वास्टिस तो बलूचिस्तान की एक साइड पे ना,
वहाँ पे कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैं ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकता हूँ। सोच के गुजारिएगा, वहाँ सर्वाइवल के रिसोर्सेज बहुत कम है। जी हाँ, हाँ ये है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बैकपैकर्स सर्वाइवल की रिसोर्सेज को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, खाना बदोश टाइप के लोग। हाँ जी, मिनिमलिस्ट। तो मैं अंदर से तकरीबन वैसे ही हूँ। इस सर किताब को कितना अर्सा लगा आपको करने में? मैं कह लें मेरी कलेक्शन तो शायद ये जो पोस्टिंग्स थी उन्हीं की थी, लेकिन काविश में हमें 2-2.5 साल लगे। अच्छा, क्योंकि मेरी कैनी साहब की मुलाकात इत्तफाकी थी, फिर उन्होंने जो फिजा से तस्वीरें ली थी उसको कंबाइन करके हमने जिस कम्बिनेशन का फैसला किया। ये तस्वीरें किसकी हैं सारी? ग्राउंड फोटोज मेरी हैं और एरियल फोटोज कैनी साहब की हैं, वो पायलट हैं पेशे से। ओके, लेकिन उन्होंने जिस तरह एरियल व्यूज लिए हैं सर, कमाल है, ज़बरदस्त। बाकी ग्राउंड की अपनी जगह पे, लेकिन वो क्योंकि वो पर्सपेक्टिव हमने कभी देखा नहीं था। मैं इसलिए इशारा कर दूं कि हमने ओरिजिनली इसको उर्दू में कंसीव किया था। अच्छा। और टाइटल हमारे जहन में था बलूचिस्तान ज़मीन ता आसमान। वाह 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 वाह। तो समहाउ फिर हमें लगा कि कॉफ़ी टेबल इंग्लिश में ज़्यादा चलेगी, अभी इसकी डिमांड भी आ गई और हमने इसको ट्रांसलेट भी कर लिया उर्दू में, क्योंकि बलूचिस्तान की अपनी ऑडियंस शायद उर्दू में डिमांड कर रही है, तो वहाँ इसकी सेल निस्बतन कम हुई है, लेकिन पूरे पाकिस्तान और आधी दुनिया में गई है। हर वो इंसान जो अपनी ज़ात से मिलना चाहता है और मुतलाशी है किसी चीज़ का, और उसको एक ख़ास किस्म की तन्हाई चाहिए, और उसमें अब देखते हैं कि बलूचिस्तान का एक एक तस्वीर आपको बताती है कि ये वो तन्हाई है, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, मतलब इस तरह की, क्योंकि हर जगह पे हमने इंटरफेरेंस कर रखी है ह्यूमन ने। यहाँ पे तो इतनी खूबसूरती है सर। नहीं, यू आर राइट, उसमें आप किसी भी तरफ निकल जाएं, मैं तो 1 घंटे के ट्रैक पे भी निकलता हूँ तो मुझे ऐसा कोना मिल जाता है जहाँ से, और खुसूसन ऊंचाइयाँ मैं कहूँगा, जहाँ थोड़ा सा आप ऊंचा चलें आपके आगे पूरी शहर, पूरा गांव फैला हुआ होता है, उस सीन का कोई अल्टरनेट है ही नहीं। मैं तो पहाड़ के ऊपर भी अपने आप को जहाज में महसूस करता हूँ। इट गिव्स यू सम वास्टनेस है, स्केल है, और ये फिर इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जीबी जो है वो बहुत एक्सेप्शनल है पूरी दुनिया में, ऑफ कोर्स रगेड ब्यूटी के हवाले से, कल्चर, हर चीज़ के हवाले से, बट एक एक्सेप्शनल ये है कि वो जो बुलंद पहाड़ हैं, इसमें कोई शक नहीं, तो उसका स्केल जो है वो अपवर्ड अमूदी आप कह सकते हैं, और बलूचिस्तान का जो है वो एक उफ़की या एक बिल्कुल वास्टनेस जो सामने की है। ब्यूटी को सिर्फ आप सबसे सफ़ेदी या उसके हिसाब से तो गेज नहीं करते ना, और जैसे आपने शुरू में कहा कंपैरिजन उस तरह बनता नहीं, जीबी की अपनी यूनिक चीज़ें हैं, मैं जीबी में पोस्टेड हूँ, मैं उसको तकरीबन 2008 से रेगुलरली विजिट भी कर रहा हूँ, तो वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशंस, तो मैं जीबी को डिस्काउंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बलूचिस्तान को जो हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है उस सोच को रिव्यू करने की ज़रूरत है। हमने अभी तक उसको पोटेंशियल, जो टूरिज्म पोटेंशियल है, और ये वाला हमने शायद अभी तक वो एक्सप्लॉइट नहीं किया। जिस तरह का आपने ये संजीदा और बहुत ही बड़ा काम किया है, इस तरह के कई काम और भी होंगे जो हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरे हों, इस तरह के हैं कुछ काम बलूचिस्तान में? जी, ये तो एक जहत है, बिकॉज ये सिर्फ तकरीबन आपको नेचुरल शेप्स, पहाड़ों की, मैदानों की, सहराओं की लैंडस्केप्स दिखाती है। वहाँ कल्चरल हेरिटेज बहुत बड़ा है, टेंजिबल हेरिटेज, किले हैं और मज़ारात हैं, कब्रिस्तान हैं, तो इस तरह की बेदाशा मकबरे, तो वो जहतें अभी बाकी हैं। अच्छा, इंस्क्रिप्शंस हैं पुरानी, अच्छा मेहरगढ़ 7000 साल पुराना, उसके निशानात बाकी हैं, जितने बाकी हैं उसको शायद बचाने और दिखाने की ज़रूरत बाकी है। फिर हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है, ठीक है ना, वहाँ की सिलाई कढ़ाई, वहाँ के म्यूज़िक, वहाँ के साज, वहाँ के रसूम व रवाज, वहाँ की खाने की डिशें, ये सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ होल encyclopedia. One just needs to walk and explore and enjoy. ज़बरदस्त। और सर ये बताइए कि ये किताब जो है ये हमारे व्यूअर्स को कहाँ से किस तरह मिल सकती है, इसका पब्लिशर कौन है? या ये सवाल थोड़ा आप देर से पूछ रहे हैं। अच्छा। कि आज ही मुझे खबर आई है कि किताब इज सोल्ड आउट। अच्छा। 1000 कॉपीज हमने प्रिंट की थी। ठीक है। और ये हमारी भी खुशनसीबी, 25 अक्टूबर को हमने पहला लॉन्च किया था, अब ये 2 अक्टूबर आया तो विद इन अ ईयर 1000 कॉपी हमारी चली गई है, तो हम प्रिंट पे जाएंगे, थोड़ी डिमांड आ जाए तो। पब्लिश्ड बाय फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। जी, लाहौर से पब्लिश हुई है ये। अच्छा, लाहौर से पब्लिश हुई है। सो आई मेरा ख्याल है कि इसका सेकंड एडिशन, हाँ, कुछ अवेलेबल हैं जिनको लास्ट कॉपीज चाहिए तो रीडिंग्स पे लाहौर में अवेलेबल है। अच्छा। और सईद बुक बैंक पे इस्लामाबाद में अवेलेबल है। असल में मैंने बुक शॉप्स को इनके अलावा किसी को दिया नहीं, हमें ऑनलाइन ही इतनी डिमांड आ गई, तो अभी भी ऑनलाइन डिमांड आएगी तो हमारा इसका पेज बना हुआ है फेसबुक पे, वहाँ डिमांड आ जाए तो हम फिर इजाफी प्रिंट्स निकाल देंगे इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल सर, इसको बिल्कुल यकीनी बनाएं कि हम तक पहुँचे, सब तक पहुँचे। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप, बहुत ही खूबसूरत किताब, और साथ जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही इस किस्म का है। बलूचिस्तान आप जब इसको देखेंगे तो बिल्कुल आपका, यानी आपने बलूचिस्तान के हवाले से लैंडमार्क्स, जितने भी लैंडमार्क्स हैं उसके हवाले से आपने फ़ोटोग्राफी देख रखी होगी,
आपने उसकी तस्वीरें भी देखी होंगी, आपने मज़ामीन भी देखे होंगे, सब कुछ है। लेकिन लैंडमार्क्स से हट के, लैंडमार्क्स के हवाले से आपको मालूम है कि मैं बिल्कुल, मेरा एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है कि हर जगह ही लैंडमार्क होती है। ये डिपेंड करता है कि समटाइम्स किसी जगह को बहुत ज़्यादा वोट मिल जाते हैं एक टूरिस्ट की तरफ से, तो उसकी वजह से वो एक लैंडमार्क कहलाती है। वरना नेचर के नज़दीक या नेचर के हवाले से, या नेचर लवर जो है उसके लिए हर जगह एक छोटी सी बहती हुई नदी है, उसके किनारे एक छोटा सा कोई खिला हुआ फूल जो है वो उसके लिए लैंडमार्क हो सकता है। तो बलूचिस्तान की ये जो किताब है ये आपको वो तमाम वो जो खूबसूरत तरीन लैंडमार्क्स हैं या खूबसूरत तरीन जगह हैं जो कुदरत की फ़नकारियाँ हैं वो आपको दिखाती है। जमाली साहब के साथ हमारा जो मामलात एक बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं ये जानना चाहूँगा जमाली साहब से कि मुख्तलिफ जो डेस्टिनेशंस हैं बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ जो जगह हैं, उनमें कहाँ और किस तरह जाया जा सकता है, एक्सेस क्या है, और हमारे जो टूरिस्ट है वो कैसे वहाँ पे जा सकता है, और वो जो जगह है उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी हिस्टोरिकल या कल्चरल या लैंडस्केप के हवाले से वो क्या है। तो इस सिलसिले को जारी रखेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सफ़र है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, अभी जो हमारा टॉपिक है जो हमने चूज़ किया वो ख़ास तौर पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आजकल के दौर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी अहमियत वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई जा रही है और बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। हम बात करें ऐसे बच्चों के हवाले से जो टेम्पर, खसीले लहजे और ज़िद का शिकार होते हैं, और उनके वालिदैन के लिए भी जो अपने बच्चों के बदलते रवैयों, ज़िद, चिड़चिड़ापन और पढ़ाई से जो बेरग़बती है उस जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि आपका बच्चा हर बात पर गुस्सा क्यों करता है, या स्कूल से वापसी के बाद होमवर्क करने से उसका जी क्यों घबराता है? बच्चों की इब्तदाई जो तरबियत है उनकी शख्सियत की वो बुनियाद होती है, और अगर ये बुनियाद कमज़ोर हो तो आगे चलकर बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं। और बच्चों में ज़िद, चिड़चिड़ापन क्यों पैदा होता है, वालिदैन और असातिज़ा का रवैया इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि मेजर रोल वही प्ले करता है, और कैसे हम एक मस्बत, मोहब्बत भरा और सीखने वाला माहौल पैदा कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, इस पर हमने बात करनी है। माहिर तालीम तानिया शुजात इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तानिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। तानिया, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पहले हमने देखा जब स्क्रीन्स नहीं होती थी, लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होते थे स्क्रीन्स पर काम करते हुए, कमाते हुए या उससे एंटरटेनमेंट हासिल करते हुए, तो वो एक दूसरे के बड़े अच्छे अंदाजे लगा पाते थे, क्योंकि आपको पता है अंदाज़ा लगाने के लिए मशक करने की ज़रूरत होती है और उस मशक के लिए वक्त की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि बच्चों और वालिदैन के माबैन जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो वक्त ना देने की वजह से है? बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक विच इज़ डेस्परेटली नीडेड इन दिस इरा और सोसाइटी। और आपके सवालात में ही बहुत खूबसूरत जवाबात भी थे, जिसको एलेबरेट अगर हम करें तो इसको इस तरह से लेकर जाएंगे कि बुनियाद अगर बच्चे की बुनियादी तालीम और बुनियादी जो उनके साल होते हैं, जो शुरू के साल होते हैं, उन पर सही तरह से फोकस ना किया जाए तो बहुत सारे मसाइल हमें आने वाले जो हैं ईयर्स उसमें फेस करने पड़ते हैं। सो फाउंडेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. In fact, normally people think in Pakistan that that starts from the training, starts from the schooling. No, before that बच्चे का जो सीखने का अमल है ना, वो तो इन मदर्स वूम वहीं से शुरू हो जाता है। और आप ये देखिए, उसे कहते हैं कि जी बच्चा हरकत कर रहा है, और व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न इवन, अब आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे वो हाथों में इस तरह से मसरूफ़ रहते हैं। तो कुदरत ये बताती है कि वो किस अंदाज से सीखना चाहते हैं। When the child is born, he is busy in play with the hand, sometimes putting in the mouth. So these are the processes जो हमारी माओं को इसमें मश्क करने की ज़रूरत है। आपकी बात को मैं प्रोसीड करूँगी कि वो उन्हें देखें कि ये वो चीज़ है जिसके थ्रू वो सीखना चाहते हैं। अब बच्चे का लर्निंग प्रोसेस तो बहुत अर्ली स्टार्ट हो गया है। वाई आर वी वेटिंग फॉर द इंस्टीट्यूट? बहुत सारे उलमाए कराम ने इस पर एक बहुत बात भी कही है कि 7 साल तक बच्चों को स्कूल ना भेजें, वो माँ के पास जो है वक्त गुजारें, फिर आपकी वही बात कि वो डिस्टेंस जो है वो ख़त्म होगा। बीइंग एजुकेशनिस्ट आई रियली अग्री, बिल्कुल अग्री करते हैं, बट मुआशरे में माँ वो दरसगाह बने। 7 years of child's learning are very important. Means the brain cells are working like this. Scientifically, research says that. अब वो इतनी तेजी से जो हो रहा है, क्या हमारी माएँ उस तरह से ट्रेन हैं? अगर हम बात करते हैं कि जी एजुकेशन की, तो वो तालीम पर आकर क्यों रुक जाती है? तरबियत भी साथ है, तालीम और तरबियत। अब हम इसको रिलेट करेंगे इन अर्ली ईयर्स ओनली द न्यूमरेसी, ओनली द लिटरेसी, शायद यही नो, नॉट एट ऑल। कोर वैल्यूज,
अगर आप उस सीखने के प्रोसेस को नेचुरली लेके माइंड चलेंगी तो हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे कर रहे होते हैं, गूगल पे कर रहे होते हैं. वी वांट टू बी वेरी अवेयर अबाउट द फैशन, अबाउट द कुकिंग्स, अबाउट, तो व्हाई नॉट दिस टॉपिक. आप एज अप्रोप्रिएट चीजें उसमें से लें, सेट अ कॉर्नर फॉर योर चाइल्ड, हैव सम स्टफ टॉयज. आहिस्ता आहिस्ता चलकर मदर्स में भी अवेयरनेस इस चीज की आने लग गई है, जो पहले नहीं थी. और उसमें एक और चीज है कि अगर आप इतनी देर इंस्टीट्यूट से भी अगर बच्चे को दूर रखते हैं तो उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. माँ के पास क्या टाइम इतना अवेलेबल है कि वो उसको उस टाइम तक, और क्या उसका टेम्परामेंट है कि पूरा दिन अगर वो उस बच्चे के साथ रह रही है तो वो उसको उसी तरीके से डील कर सके. तो इसमें ये सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है. और जो आगे, अब चले थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है और उसके बाद उसके रवैये में बहुत सारी तब्दीलियां विटनेस करते हैं पेरेंट्स भी, और उसकी टीचर्स तो उससे फर्स्ट टाइम इंटरैक्ट कर रही हैं. तो इस सारे मामले में उस बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जो उसकी टीचर्स हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करें और उसके लिए सहूलतें दें, उसे आसानी करें ताकि उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो उसके लिए आसान हो सके. तो इसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी आपस में बातचीत हो, अंडरस्टैंडिंग हो, टीचर से पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन हो. अच्छा, मैं उसी बात से कनेक्ट करूंगी कि आप 7 इयर्स तो वाकई हम घर नहीं बिठा सकते. यही मेरा सवाल था कि बिल्कुल वो बात ठीक है, लेकिन माँ वो दरसगा बने. चले 1 till 3, 1 साल से लेके 3 साल तक अगर वो छोटे छोटे डिजिट्स में, चीज़ों में, खेल के अंदाज में दिलचस्पी पैदा करें बच्चों में. अगर वो हम बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज करते हैं जब बच्चों का अर्ली ईयर्स में एडमिशन ले रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं जो बिल्कुल आइडली टाइम गुजार कर आ रहे होते हैं और जिन माओं ने a little bit, थोड़ी सी सही एफर्ट की होती है. एंड द ग्राफ ऑफ लर्निंग इज लाइक दिस. अब ये लर्निंग ग्राफ कनेक्ट करेगा स्कूल के 3 साल के बाद. नॉर्मली इन पाकिस्तान पीपल ब्रिंग टू द स्कूल इन द एज ऑफ 3 or 4. अब वो 4 इयर्स के बाद देन वी पुट अ क्वेश्चन कि इन 4 सालों में कोई प्री ट्रेनिंग आपने करवाई. अब प्री ट्रेनिंग में वो ये ना समझे कुछ, आप किचन में काम कर रहे हैं. आई वाज यूज्ड टू, इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ माय ओन चाइल्ड, कि हम जैसे रोटियां बना रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें ड्राई जो होता है फ्लावर है, जो भी आप उसमें कोई लेटर, कोई चीज़, देन आस्क योर चाइल्ड टू डू इट. वहां से ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाती है. आप बाहर जा रहे हैं, आस्क योर चाइल्ड टू ऑब्जर्व द बिल बोर्ड, द बोर्ड लेटर्स, द कलर, चीज़ है ना, प्रॉपर टाइम एंड अटेंशन. हाँ, इसमें वही आपका पॉइंट, टेम्परामेंट ऑफ द मदर्स, दे नीड टू डेवलप, दे नीड टू डेवलप. करिकुलम में क्या तब्दीली लाने की जरूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक बच्चा प्ले ग्रुप का हिस्सा रहता है उसका अपना दिल करता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन जो ही जो है चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, आपको दिखाई देता है कि वो ग्रेड 1 में गया है तो उसका दिल उड़ना शुरू हो जाता है, स्कूल से चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें तब्दील होती हैं. अगेन इसमें वही चीज का आंसर कीजिएगा जो कोऑर्डिनेशन है, वो कितनी ज्यादा जरूरी है. वो आपका पॉइंट बिल्कुल, उससे हम कनेक्ट करेंगे. कोऑर्डिनेशन में इट इज एप्टली सेड, इट्स अ ट्राइका ऑफ पेरेंट, टीचर एंड चाइल्ड. व्हेन दीज पीपल वर्क टुगेदर देन एक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस, हेल्दी लर्निंग यू कैन एक्सपेक्ट. अगर इन तीनों में से किसी एक का भी फीडबैक लैकिंग है, वेदर फ्रॉम द चाइल्ड साइड, अगर चाइल्ड साइड से है तो उसका रीजनिंग जो है वो इवेंचुअली पेरेंटिंग पे एंड देन द सिस्टम वेयर चाइल्ड इज गोइंग, और उनसे रिसोर्स पर्सन जो टीचर कनेक्ट कर रही है उस पे होगी. अगर आपकी कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग नहीं है तो बैरियर्स क्रिएट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती. बिकॉज फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड, बीइंग मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को समझें, उनकी सलाहियतों को, फिर वो इंटरेक्ट करें टीचर्स को. टीचर हैज़ टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग विद द चाइल्ड कि व्हाट इज बैक ऑफ द माइंड. उनको ये भी पता होना चाहिए इफ द टीचर इज वेरी रिस्पॉन्सिव, नॉट द टाइम सीकर, तो वो कोऑर्डिनेशन खुद ही डेवलप करती हैं. वो स्पेशल मीटिंग्स भी कॉल कर सकती हैं और पेरेंट को भी चाहिए टाइम लें. डू नॉट डिपेंड अपॉन ओनली द ट्वाइस मीटिंग, यू नो, द पीटीएम काइंड ऑफ, बट आप बच्चों के लिए टाइम लें, मीटिंग करें. जिस तरह से समझते हैं इस चीज़ को कि प्ले ग्रुप में बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, क्या उनको ये बड़े ग्रेड्स में अंदाज़ा नहीं होता कि उस टाइम पर बच्चे को आप क्या प्रोवाइड करें जिससे ट्राइका तो बनाए रखें, ठीक है, लेकिन जैसा घर में आता है बच्चा तो उसको स्पेशल अटेंशन मिलती है, एक बच्चा मौजूद होता है, लेकिन जब वो क्लास में होता है तो बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा होता है. तो जो करिकुलम है उसको यानी उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए इन ग्रेड्स पर, इन सतह पर? उसमें यह है कि देखिए, हम जब प्ले ग्रुप की बात करें ना, वो अर्ली ईयर्स यहाँ आपके, आप 3 till 5 या 6, 7 ईयर्स तक आपका अर्ली ईयर्स के, उसमें ग्रेड 1s and 2s भी आते हैं. तो एकदम बर्डनाइज कैसे कर सकते हैं? हमने उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट करना है. चैलेंजेस कैन बी मोर, यू कैन से, बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले हो जाए, थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हो जाए, बट वो कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए. जो करिकुलम में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हम प्ले बेस्ड लर्निंग पे बिलीव करते हैं अर्ली ईयर्स में. अगर वो आगे जाएगी तो उसमें आप डिफाइन कर देना, डायरेक्टेड मेथड कर लें,
इनडायरेक्ट मेथड कर लें, बट हम उससे कनेक्ट करेंगे जहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंटली काम करेगा। आप PBL पे बिलीव करें, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, उसमें बच्चे इन्वेस्टिगेट करें। और रिसेंटली वी हैड एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग दी प्रोजेक्ट, चिल्ड्रन वर टेलिंग अबाउट, उसमें हमने मदर्स को भी इन्वॉल्व किया, उसमें स्कूल इन्वायरमेंट भी ऐसा क्रिएट किया गया। तो वो पिछला प्री स्कूल का सारा उनकी जो कंसिस्टेंसी थी और स्कैफ फोल्डिंग करें बच्चों की, मीन्स हम उन्हें करके दिखाए, डिमॉन्स्ट्रेट करें, द मदर एंड द टीचर, नॉट होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। मदर कैन हरसेल्फ बी अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट फॉर द चाइल्ड। वही थोड़ी सी बात है, अपना टेम्परामेंट एंड प्रायोरिटीज सेट बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया तानिया शुजात साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। खास तौर पर ये जो बच्चों का बिहेवियर है, जो जैसे जैसे चेंज होता है, हम उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं करते, वो बड़ा जरूरी है। और बच्चे की तरबियत के अंदर ये जो ट्राइका जिसका इन्होंने जिक्र किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स और उसकी टीचर तीनों मिलकर ही जो उसके लिए अच्छी जो लर्निंग है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम जाएंगे ब्रेक पर, आपका ही मजा आएगा। वेलकम बैक। है ना, तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया है। भूख शुक लग रही है आपको? हाँ, जो सेगमेंट अब शुरू होने वाला है ना, मुझे लगेगी अभी भूख। पाकिस्तानी खाबों की बात करते हैं जनाब, जिनकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। बेमिसाल जायका है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तानी शेफ्स की महारत की बात करें तो वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की बासलाहियत शेफ आयशा अली दुनिया भर में अपने हाथ से बनी जायकेदार डिशेज से पाकिस्तान की कुलिनरी स्पिरिट की आलमी नुमाइंदा बनकर उभरी हैं। और हाल ही में एक कंपटीशन हुआ है कोलंबपुर मलेशिया में, और उसका नाम बताया जा रहा है ग्लोबल शेफ कुलिनेयर 2025, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की आयशा ने और अपने मुल्क के लिए 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तारीख रकम कर दी है। आयशा ने चिकन सी फूड कैटेगरी और कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा प्रोफेशनल शेफ चैलेंज में मेडल्स अपने नाम किए हैं। मजीद आयशा कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी इस जर्नी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, और ज़रा ये बताएं कि क्या ऐसा जायका है, कौन सा ऐसा सीक्रेट है आपके पास आपकी डिशेस में कि हर बार जहां भी आप जाती हैं आप कोई ना कोई मेडल ले आती हैं पाकिस्तान? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और जो पूरे पाकिस्तान की जो दुआएं हैं वो मेरे साथ हैं। तो बस हमेशा हर दफ़ा ही जाती हूँ और जीत कर आ जाती हूँ। पाकिस्तान के लिए जाती हूँ, पाकिस्तान के लिए खेलती हूँ और फिर जो अल्लाह मियां जो है वो तो रिवॉर्ड देता है मुझे। ये तो रिवॉर्ड आपको तो मिलता है, साथ साथ हमें भी मिलता है कि हमारे पास ऐसे ज़बरदस्त शेफ्स मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। लेकिन इसके साथ बताइएगा कि शेफ्स की एक अपनी जो खासियत होती है कि वो कोई ख़ास किस्म का खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन जिन कैटेगरीज में आपने मेडल्स जीते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। चिकन है, सी फूड है और फिर पिज़्ज़ा बनाने की कैटेगरी है। कैसे आपने इंतखाब किया इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए? पहले तो जी मैं कलरी में थी, तो मैं चिकन और सी फूड में करती थी। इस दफ़ा जो है वो मैंने चॉकलेट अकेडमी से जो है वो बेकिंग का डिप्लोमा लिया, तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं कुछ बेकिंग की तरफ भी आऊँ, तो मैंने इसलिए पिज़्ज़ा की जो है वो कैटेगरी चूज़ की। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम था मेरे लिए ये चैलेंज जो है पिज़्ज़ा का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इसमें भी इज्जत अता फरमाई। जबरदस्त। और मुझे जो है आप शेफ कैसे बनी? क्या आपको भी खाने का बहुत शौक है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी खाने का शौक नहीं है, बस ये एक हादसाती तौर पर जो है वो मैं शेफ बन गई। और जब मैं आई इस फील्ड में तो फिर उसके बाद शौक जो है वो पैशन में कन्वर्ट हो गया और अब जो है वो इसकी लत ऐसी लग गई है कि अब छोड़ा नहीं जाता। अब पैशन जो है वो आपको इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में ले जाता है और वहां से आप पाकिस्तान के लिए मेडल्स ले आती हैं। पहले भी इसी तरीके से जो है मेडल जीत कर आई थी, हमारे शो में एक्सप्रेसो का आप हिस्सा बनी थी। मुझे ये बताएं कि पहले का एक्सपीरियंस इस तरह के किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का वो कैसा था और अब वाला उससे किसी तरह से मुख्तलिफ था, और कितने ममालिक के शेफ्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और फिर आपने किस तरीके से मुतासिर किया जजेस को? कॉम्पिटिशन्स जो सारे इंटरनेशनल लेवल के होते हैं वो सारे तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, सेम उनकी कैटेगरीज होती हैं और उसमें जो है एक ही तरीके से जो है कुकिंग करनी होती है। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि ये ग्लोबल शेफ चैलेंज था, इसके साथ साथ ग्लोबल शेफ का चैलेंज भी था जो कि पाकिस्तान ने उसमें भी मेडल्स दिए हैं। और जो है जजेस को इम्प्रेस इस तरह ही किया जा सकता है कि उसमें बस वो उनकी डिमांड ये होती है कि आपने इनोवेशन करनी है और आपने टेस्ट पे फोकस करना है। तो आपने क्या इनोवेशंस की थी? चिकन में, पिज्जा में क्या आपने अलग किया था जो इस
इस चीज का सबब बना कि आपको मेडल दिया जाए और जजेस को पसंद आया? हिना को भूख लग रही है। हाँ पता चल रहा है। जो हमारा मेन प्रोटीन होता है ना, जैसे चिकन है, तो सिंपल हमने चिकन को सिंपली नहीं बनाना होता, उसमें हमें इनोवेशन करनी होती है उसको डिफरेंट तरीके से। जैसे मैंने रोलाड बनाया था, उसमें चिकन का मूस और चिकन के स्ट्रिप्स और उसमें फ्लेवर देके उसको मैंने रैप करके फिर उसको मैंने बनाया था। और मैंने पिज़्ज़ा जो है वो मैंने सी फूड का पिज़्ज़ा बनाया था, उसमें मैंने ऑरेंज की जो है वो सॉस, ऑरेंज फ्लेवर की मैंने सॉस दी थी उसके अंदर, और मैंने सी फूड और को जो है वो बना के सी फूड का पिज़्ज़ा मैंने बनाया था, तो वो उनको थोड़ा डिफरेंट लगा। तो ये पिज़्ज़ा आप डिलीवर भी करती हैं? नहीं, अभी मैंने डिलीवरी स्टार्ट नहीं की है। राइट। अच्छा ये बताइएगा कि आयशा, अभी आप कहाँ देखती हैं पाकिस्तानी फूड जो सिनारियो है, कहाँ पर खड़ा आपको नज़र आता है? लोग बातें तो बहुत बनाते हैं अपने अपने खित्तों की कि हमारे यहाँ बड़ा अच्छा खाना मिलता है, लेकिन जब इंटरनेशनल सतह पर आप देखते हैं इसको, आपको कहाँ खड़े हम दिखाई देते हैं? मैं कहती हूँ जो पाकिस्तानी फूड है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। पाकिस्तानी फूड है। ये तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बट हम वहाँ भूखे रहते हैं कि जो हमारे फूड की बात है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। आप शेफ होकर भूखी रह जाती हैं ऐसी जगहों पे जाके। बाकी पाकिस्तानी खानों की अलग ही कुछ बात है, इसलिए पूरी दुनिया में फेमस भी है। मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी डिशेस हैं पाकिस्तानी जो आलमी किचन में छा सकती हैं? मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की जो पूरी कुजीन है ना, अगर हम इसको मॉडर्नाइज करें तो पूरे दुनिया में जो है ना ये छा सकती है पाकिस्तानी कुजीन, क्योंकि पाकिस्तानी कुजीन जो है टेस्ट इतना, यानी कि है पाकिस्तानी कुजीन में जो टेस्ट है ना, अगर हम उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके थोड़ा सा करें तो हमारी पाकिस्तानी कुजीन पूरी दुनिया में छा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका पर्सनल जो है वो क्या है, कौन सा फेवरेट डिश आपकी कौन सी? और देसी का अलग से बताइएगा, और अगर इंटरनेशनल सतह पर आप देखती हैं उसका अलग से बताइएगा। देसी सतह पे देखा जाए तो मेरी फेवरेट डिश जो है वो बिरयानी है, जो कि मुझे पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलती सिवाय पाकिस्तान के। और अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो पास्ता। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा कि आपके घर वालों की फेवरेट आपकी बनाई हुई डिश कौन सी है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आपसे होती है कि आयशा ये बनाकर जरूर खिलाएं? मेरे जैसे फैमिली में जैसे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो बस दाल चावल के बहुत ज्यादा शौकीन है कि मैं दाल चावल के साथ उनके लिए कुछ शामी कबाब या कुछ सब्जी वगैरह बना दूं। बाकी जो इंटायर फैमिली है वो मेरी बीफ की बिरयानी बहुत ज्यादा शौक से डिमांड करते हैं कि बस जब कोई हो तो बीफ की बिरयानी बना दो। यहाँ पर तो ज्यादा गोश्तखोर हैं और पसंद करते हैं कि गोश्त होना चाहिए, दालों की तरफ कम ही लोग आते हैं दिखाई देते हैं। ये बताइएगा आयशा, ये दाल चावल लेंटल्स तो दुनिया भर में मकबूल हैं और लोग जो हैं वहाँ पर इसको स्पेशल डिश के तौर पर रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं बाकायदा, तो इसकी मकबूलियत भी हम देख ही रहे हैं। लेकिन अब आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो टैलेंट मौजूद है उसके लिए कैसी राहें हमवार होनी चाहिए कि दुनिया भर में जो हम अपने ख्वाबें पहुंचा सकें? बस यही है कि हमें जो है थोड़ी सी जो है फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। जो कलरी के स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाना चाहते हैं, दुनिया में अपने टैलेंट को जो है शोकेस करना चाहते हैं, तो उनका जो है थोड़ा सा उनको इनकरेज करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। जैसे मैं अपने ओन पे सारा कुछ करती हूँ, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो इनको इनकरेज करें और आगे लेकर जाए, ताकि हमारी कुजीन है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये जरूरी है। अच्छा आयशा, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनका टैलेंट बस वो किचन तक ही महदूद रहता है और वो बहुत बेहतरीन कुकिंग भी करती हैं, लेकिन वो इस साइड पर नहीं आती जिस साइड पर आप गई हैं। जैसे आपने अपना टैलेंट पहचाना और आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उनको कैसे इनकरेज करेंगी, कैसे मोटिवेट करेंगी? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मेरे साथ माशाल्लाह से जो मैं गई थी तो हमारे साथ और भी टीम मेंबर्स थे जो कि लाहौर से आए थे, और मैं देख के बहुत खुश हुई उनको कि वो ऐसी खवातीन थी जो मुझे देख के मोटिवेट हुई और वो आई। तो अब सोशल मीडिया का दौर है, तो सब एक दूसरे को देख के उनको जो है मोटिवेशन मिलती है और वो इस लाइन में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आयशा, हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपनी हमारे साथ शेयर करने के लिए, 3 मेडल्स घर वापस लाने के लिए। हम ब्रेक पर जाएंगे।